नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सुबह के 10 बज गए हैं और मैं हाजिर हूं अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ। अपडेट एट 10 में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के बड़े अपडेट्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम में करेंगे वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन। 1 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को बीज पूंजी सहायता करेंगे वितरित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 नवंबर को समापन समारोह में होंगी मुख्य अतिथि। उपराष्ट्रपति नई दिल्ली के माणिक शाह सेंटर में करेंगे 2 दिवसीय चाणक्य रक्षा संवाद सम्मेलन का उद्घाटन। भारतीय सेना द्वारा आयोजित किए जाने वाला अपनी तरह का पहला सम्मेलन। दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में बहुमुखी सुरक्षा चुनौतियों का सावधानी पूर्वक किया जाएगा विश्लेषण। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आज से भारत की यात्रा पर। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से करेंगे भेंट। अनुकरणीय साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए यात्रा को माना जा रहा है महत्वपूर्ण। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों का प्रदूषण से बुरा हाल। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की स्टेज 3 लागू करने के दिए निर्देश। दिल्ली में सभी प्राइवेट और सरकारी प्राइमरी स्कूल अगले 2 दिन के लिए किए गए बंद। क्रिकेट विश्व कप में लगातार 7वीं जीत के साथ भारत ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। श्रीलंका को 55 रनों पर ऑल आउट कर 302 रनों से करा दी शिकस्त। 5 विकेट लेकर मोहम्मद शमी बने प्लेयर ऑफ द मैच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सुबह तकरीबन 10 बजे अब से कुछ समय पश्चात मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया का उद्घाटन करने वाले हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूह को मजबूत करने के उद्देश्य से 1 लाख से अधिक सदस्यों को बीज पूंजी सहायता वितरित करने वाले हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में प्रदर्शित करना और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाना भी है। इसमें 80 से अधिक देशों के 1200 से ज्यादा प्रदर्शक और प्रतिभागी भाग लेंगे। इसके साथ ही इसमें एक रिवर्स बायर सेलर मीट की भी सुविधा होगी। ये कार्यक्रम सरकारी निकायों, उद्योग के पेशेवरों, किसानों, उद्यमियों को एक नेटवर्किंग और व्यापार मंच प्रदान करेगा। इस आयोजन में नीदरलैंड भागीदार देश के रूप में काम करेगा, जबकि जापान इस आयोजन का फोकस देश होगा। खाद्य क्षेत्र में निवेश और कारोबार शुरू करने में आसानी पर फोकस के साथ इस कार्यक्रम में सीईओ गोलमेज बैठक होगी। प्रधानमंत्री वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के हिस्से के रूप में फूड स्ट्रीट का भी उद्घाटन करने वाले हैं। इसमें क्षेत्रीय और पारंपरिक भारतीय व्यंजन पेश किए जाएंगे। इसमें 200 से अधिक शेफ हिस्सा लेंगे। मेगा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में श्री अन्न पर विशेष रूप से जोर रहेगा। ये वर्ल्ड फूड इंडिया का दूसरा संस्करण है। 2017 में इसके पहले संस्करण की सफलता के बाद इसका आयोजन किया जा रहा है। आइए जानते हैं मेगा फूड इवेंट से जुड़ी कुछ विशेष बातों को। हम आपको बता दें कि इस फूड मेगा इवेंट का जैसे ही शुभारंभ होता है हम सीधे आपको लिए चलेंगे इस विशेष आयोजन में। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के कार्यक्रमों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के बाघ अभयारण्यों के आसपास रहने वाले आदिवासी समुदायों की कलाकृतियों की कला प्रदर्शनी में आज मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले हैं।
साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम द मार्जिन टू द सेंटर विषय पर प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह का आयोजन आज शाम 4 बजे दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी उपस्थित रहेंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण सांकला फाउंडेशन के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। 5 नवंबर तक इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। दक्षिण एशिया और भारत प्रशांत में उभरती सुरक्षा चुनौतियों का विश्लेषण करने के लिए भारतीय सेना की मेजबानी में आज से चाणक्य रक्षा संवाद का पहला संस्करण आयोजित किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल होंगे। नई दिल्ली के माणिकशाह सेंटर में इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। चाणक्य रक्षा संवाद 2023 कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना द्वारा सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज के साथ साझेदारी में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में थिंक टैंक संस्था सेंटर फॉर लैंड एंड वॉरफेयर स्टडीज सहयोग करेगी। इस संवाद में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विभिन्न देशों के प्रतिनिधि सक्रिय रूप से भागीदारी करेंगे। ये भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया जाने वाला अपनी तरह का पहला सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 1 दिवसीय यात्रा पर वाराणसी पहुंचे थे। उन्होंने 51वें राष्ट्रीय कंपनी सचिव सम्मेलन को इस दौरान संबोधित किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सचिव सम्मेलन के लिए काशी को चुना गया, ये एक महान उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने काशी की काया पलट दी है। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि एक समय था जब 1 दशक पहले भारत को दुनिया की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था और वहां से लेकर 2022 तक हमने जो यात्रा तय की है वो देखने लायक है। Over last 3 years, our economy has attracted a substantial investment of US $230 billion and हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, टेस्ट ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग। ये पैसा नहीं आता यदि अगर यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं होती, यहाँ सिस्टम ठीक नहीं होता, यहाँ टैलेंटेड ह्यूमन रिसोर्स नहीं होता। नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन क्लेम टू हैव दैट काइंड ऑफ टैलेंटेड ह्यूमन रिसोर्सेज वी हैव इन दिस कंट्री। आई डोंट वांट टू टेक टू मोर इश्यूज, but it is a time when India is an agenda setter for the world. इस दौरान आर्थिक राष्ट्रवाद के बारे में बात करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री को एक साथ आना पड़ेगा तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था और तेजी से आगे बढ़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है, इतना तेजी से पहले कभी नहीं बढ़ा था और ये विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। I therefore appeal to youngsters in particular. You have in your hand the power of social media. You are knowledgeable people, you are discerning people. You know the ground reality. You must not observe silence, and I am sure you will heed my prayer. I don't call it request, because we must invariably believe in our nationalism. We must always be proud citizens of Bharat. We must take greatest pride in our phenomenal historic achievements. I therefore appeal to youngsters in particular. You have in your hand the power of social media. You are knowledgeable people, you are discerning people. You know the ground reality. You must not observe silence, and I am sure you will heed my prayer. I don't call it request, because we must invariably believe in our nationalism. We must always be proud citizens of Bharat. We must take greatest pride in our phenomenal historic achievements.
जी हाँ, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया का उद्घाटन करने के लिए भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं वहां की ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बताते 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है प्रगति मैदान के भारत मंडपम, जहां पर G20 का आयोजन किया गया था, वहीं पर इस मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया का उद्घाटन किया जा रहा है। ये हम बता दें कि 2017 में पहला मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन किया गया था। ये दूसरा संस्करण है मेगा फूड इवेंट का और प्रधानमंत्री वहां पर उपस्थित लोगों से बातचीत करते हुए और जानने की कोशिश करते हुए कि उनके स्टॉल्स पर क्या कुछ सामग्री यहाँ पर रखी हुई है, उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं और अन्य लोगों से भी मिल रहे हैं और पूरे आयोजन को जानने समझने का प्रयास लगातार प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और हम बता दें कि ये दूसरा संस्करण है इस मेगा फूड इवेंट का। 2017 में एक बार ये फूड इवेंट आयोजित किया जा चुका है। अगर इस बार के मेगा फूड इवेंट की बात करें तो इसमें 1 लाख से ज़्यादा सदस्यों को बीज पूंजी सहायता वितरित की जाएगी। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में प्रदर्शित करना है और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाना भी है। हम बता दें कि इसमें 80 से अधिक देशों के 1200 से अधिक प्रदर्शक और प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही इसमें एक रिवर्स बायर सेलर मीट की भी सुविधा होगी। ये कार्यक्रम सरकारी निकायों, उद्योगों के पेशेवरों, किसानों, उद्यमियों को एक नेटवर्किंग और व्यापार मंच प्रदान करेगा। इस आयोजन में नीदरलैंड भागीदारी देश के रूप में काम करेगा, जबकि जापान इस आयोजन का फोकस देश होगा। खाद्य क्षेत्र में निवेश और कारोबार शुरू करने में आसानी पर फोकस के साथ इस कार्यक्रम में CEO गोलमेज बैठक का आयोजन भी किया जाएगा। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत मंडपम से, जहां पर प्रधानमंत्री इस आयोजन में भाग लेने के लिए पहुंच चुके हैं और बाकायदा वो कुछ क्षणों पश्चात इस आयोजन का उद्घाटन करने वाले हैं। जी हाँ, जैसे ही उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री इस बड़े आयोजन का, हम सीधे ले चलेंगे एक बार फिर से भारत मंडपम और कुछ बड़ी खबरें हैं, कुछ बड़े अपडेट्स हैं, वो आपकी नज़र कर देते हैं। दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर केंद्र ने दिल्ली NCR में गैर ज़रूरी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया है। बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली के सभी सरकारी और निजी प्राथमिक विद्यालय अगले 2 दिनों तक बंद रहने वाले हैं। ये कार्रवाई ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण 3 का हिस्सा है। प्रदूषण नियंत्रण प्रबंधन केंद्र स्थापित किया है। प्राधिकरण ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशन में ये केंद्र स्थापित किया है। ये परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में प्रदूषण नियंत्रण उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के आसपास इन परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है। प्राधिकरण ने अपने ठेकेदारों को मौजूदा प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा करने और केंद्र और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश जारी किया है। इन उपायों में पूर्ण परियोजनाओं पर मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों की तैनाती, सभी निर्माण स्थलों पर दिन में पानी का छिड़काव और एंटी स्मॉग गन तैनात करना शामिल है। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आज से भारत की 8 दिवसीय यात्रा पर रहने वाले हैं। यात्रा के दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये यात्रा भूटान और चीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद पर बढ़ते दबाव के बीच खासी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को यात्रा की घोषणा करते हुए कहा कि ये दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के संपूर्ण आयाम की समीक्षा करने और अनुकरणीय साझेदारी को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। भूटान नरेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। वो असम और महाराष्ट्र का दौरा भी करेंगे। भूटान के राजा 10 नवंबर तक भारत की यात्रा पर हैं।
अमेरिकन विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अमेरिकी विदेश सचिव लॉयड ऑस्टिन 2+2 वार्ता के लिए अगले सप्ताह नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ 2+2 बैठक के लिए अगले सप्ताह नई दिल्ली की यात्रा करने वाले हैं। विदेश विभाग ने कहा कि मंत्रियों का समूह भारत प्रशांत में द्विपक्षीय और वैश्विक चिंताओं और विकास दोनों पर चर्चा करेगा। ये यात्रा 2 से 10 नवंबर को तेल अवीव, अमान, टोक्यो और सियोल की एक बड़ी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक बयान में कहा कि सचिव ब्लिंकन और ऑस्टिन मंत्री स्तरीय बैठकों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। ये बैठक भारत द्वारा नई दिल्ली में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के साथ क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की उम्मीद से कुछ महीने पहले हो रही है। हम आपको बता दें कि अपनी यात्रा के कार्यक्रम के तहत अमेरिकन विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंच चुके हैं। इजराइल हमास युद्ध के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद अस्वीकार्य है, लेकिन इसी के साथ फिलिस्तीन के मुद्दे का समाधान भी बहुत आवश्यक है। विदेश मंत्री ने रोम के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की। संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि 7 अक्टूबर को जो हुआ वो आतंकवाद का एक बड़ा कृत्य था। पूरे क्षेत्र में तनाव है। मध्य पूर्व के साथ साथ पूरा विश्व युद्ध के कारण चिंतित है। विभिन्न मुद्दों पर संतुलन बनाने की आवश्यकता है। आतंकवाद सभी को अस्वीकार्य है, ये कोई सवाल नहीं है। फिलिस्तीनी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हमें बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढना होगा। आतंकवाद से समाधान नहीं ढूंढा जा सकता। हम बातचीत का समर्थन करेंगे। मानवीय कानून का सम्मान किया जाना चाहिए। भारत हमेशा फिलिस्तीन के साथ है। हमने हमेशा उसके संप्रभु और स्वतंत्र होने की वकालत की है, जो इजराइल के साथ शांति से रहे। October 7th, this big act of terrorism, the subsequent happenings after that, this has taken the entire region into a very different direction. But surely it must be everybody's hope that eventually, the conflict cannot be the normal of that region, that it comes back to some stability, some cooperation. And within this, we have to find a balance between different issues, because there's no question. I mean, if there is an issue of terrorism and we all find terrorism unacceptable, we have to stand up on terrorism. भारत ने गुरुवार को श्रीलंका को आश्वासन दिया कि वो ऋण पुनर्गठन चर्चा पर द्वीप राष्ट्र के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा और आर्थिक सुधार के लिए अपना समर्थन लगातार बढ़ाएगा। भारतीय मूल के तमिलों के आगमन की 200वीं वर्षगांठ बनाने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा आयोजित NAAM 200 में बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत ने पिछले साल 4 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की अभूतपूर्व वित्तीय सहायता प्रदान की थी। द्वीप राष्ट्र को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। जब 1 साल पहले श्रीलंका को अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा तो हमने महसूस किया कि श्रीलंका में अपने दोस्तों के साथ खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। श्रीलंका में हमारे दोस्तों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, हम उन्हें सहन नहीं कर सकते। हमारी सरकार और लोग भारत ने सामूहिक रूप से काम किया और रिकॉर्ड समय में आपकी सहायता के लिए आगे आए। और बात करते हैं क्रिकेट विश्व कप की। गुरुवार को विश्व कप 2023 का 33वां मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया। मुंबई के वानखेड़े में खेले गए इस मैच में भारत ने श्रीलंका को 302 रनों से हराते हुए अपना अजेय अभियान जारी रखा। इस विश्व कप में ये भारत की लगातार 7वीं जीत रही। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट पर 357 रनों का विशाल स्कोर बनाया। भारत की ओर से सर्वाधिक 92 रन शुभमन गिल ने बनाए, जो अपना पहला विश्व कप शतक लगाने से चूक गए। वहीं विराट कोहली ने शानदार 88 रनों की पारी खेली। कोहली सचिन तेंदुलकर के 49वें शतक की बराबरी करने से महज 18 रन पहले आउट हो गए। श्रेयस अय्यर ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 56 गेंदों पर 6 छक्कों की मदद से 82 रन बनाए।
जवाब में 358 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी के तेज आक्रामक गेंदबाजी के आगे टिक नहीं पाई और महज 19.4 ओवर में ही ऑल आउट हो गई। श्रीलंका की टीम कुल 55 रन ही बना पाई। इस तरह 302 रनों से जीते हुए भारत की ये विश्व कप इतिहास में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। मोहम्मद शामी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 ओवर में 18 रन देकर महत्वपूर्ण 5 विकेट लिए। इसी के साथ ही मोहम्मद शामी विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। मोहम्मद शामी ने 45 विकेट लेते हुए जहीर खान और जवागल श्रीनाथ के 44 विकेट लेने के रिकॉर्ड को तोड़ा है। इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया। इस मैच के साथ ही भारत 14 अंकों के साथ अंक तालिका के शीर्ष पर है और इसी के साथ ही भारत विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गया है। विश्व कप में अपने अजय अभियान और श्रीलंका पर इस शानदार जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने इस जीत को असाधारण टीम वर्क और दृढ़ता का प्रदर्शन बताया है। उन्होंने कहा कि आज विश्व कप, जी हम आपको बता दें कि आज विश्व कप का 34वां मुकाबला नीदरलैंड और अफगानिस्तान के बीच लखनऊ में 2 बजे खेला जाएगा। बात करते हैं खेलों से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। भारत ने कोरिया को 5-0 से हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट की तालिका में अजय और शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। शनिवार को सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला फिर से दक्षिण कोरिया की टीम से ही होगा। पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी भारत ने अपने आखिरी लीग मैच में सलीमा टेटे के 2 गोलों की मदद से दक्षिण कोरिया को 5-0 से हरा दिया और महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में गुरुवार को अपना अजेय क्रम बरकरार रखा और तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। ऑल विन लीग अभियान से 15 अंकों के साथ भारत 6 टीमों की तालिका में शीर्ष पर है और शनिवार को सेमीफाइनल में फिर से दक्षिण कोरिया से भिड़ेगा। दक्षिण कोरिया 7 अंकों के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय निशानेबाजों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी कौशल, दृढ़ संकल्प और अथक भावना ने वास्तव में देश को गौरवान्वित किया है। एक अविश्वसनीय उपलब्धि। हमारे निशानेबाजों को 15वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर कहा कि वो 21 स्वर्ण सहित 55 पदक के साथ ही 6 पेरिस 2024 का कोटा भी लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि एक अन्य पोस्ट में मोदी ने यह भी कहा कि भारत की कुश्ती क्षमता हाल ही में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से चमकी है, क्योंकि हमने उत्कृष्ट 9 पदक हासिल किए हैं, जिनमें से 6 हमारी नारी शक्ति ने जीते हैं। और बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 3 नवंबर साल 1906 को भारतीय सिनेमा के युग पुरुष पृथ्वीराज कपूर का जन्म पंजाब प्रांत के फैसलाबाद में हुआ। उन्होंने अभिनय की शुरुआत पेशावर के एक थिएटर ग्रुप से शुरू की। भारत की पहली बोलती फिल्म आलमारा में पृथ्वीराज कपूर ने महज 24 साल की उम्र में जवानी से लेकर बुढ़ापे तक की भूमिका निभाई। साल 1944 में पृथ्वीराज कपूर ने मुंबई के मशहूर और देश भर में आधुनिक थिएटर के प्रणेता माने जाने वाले पृथ्वी थिएटर की नींव रखी। साल 1960 में मुगल आजम में अकबर का किरदार निभाकर उन्होंने सबके सामने अभिनय की उत्कृष्ट मिसाल पेश की। 1972 में उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें साल 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 3 नवंबर साल 1957 को सोवियत संघ ने स्पुतनिक 2 लॉन्च किया। इस लॉन्च में सोवियत संघ ने लाइका नाम के कुत्ते को भी अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में भेजा। इस तरह 6 किलो वजन की लाइका ने इतिहास रचा। वह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली जीवित प्राणी बनी।
उसे लेकर गया सैटेलाइट 1958 को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय नष्ट हो गया। हालांकि वह कितने समय तक जीवित रही, यह एक बड़ा रहस्य रहा। रूसी भाषा में लाइका भौंकने को कहा जाता है और वहीं से इसका नाम रखा गया। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं भारत मंडपम, जहां पर मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे आयोजन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम बता दें आपको कि मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया का ये दूसरा संस्करण है। 2017 में ये पहला संस्करण आयोजित हो चुका है। दूसरा संस्करण है, इसमें मोटे अनाज पर विशेष रूप से फोकस होगा। हम बता दें कि 3 दिवसीय कार्यक्रम प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है, जहां पर G20 का आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के उद्देश्य से 1 लाख से अधिक सदस्यों को बीज पूंजी सहायता वितरित करेंगे। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में प्रदर्शित करना और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज के रूप में मनाना है। इसमें से 80 से अधिक देशों के 1200 से ज़्यादा प्रदर्शक और प्रतिभागी हिस्सा लेने वाले हैं। साथ ही इसमें एक रिवर्स बायर सोलर मीट की भी सुविधा होगी। ये कार्यक्रम सरकारी निकायों, उद्योगों के पेशेवरों, किसानों, उद्यमियों को एक नेटवर्किंग व्यापार मंच प्रदान करेगा। हम आपको बता दें कि इस आयोजन में नीदरलैंड भागीदार देश के रूप में काम करेगा, जबकि जापान इस आयोजन का फोकस देश होगा। खाद्य क्षेत्र में निवेश और कारोबार शुरू करने में आसानी पर फोकस के साथ इस कार्यक्रम में CEO गोलमेज बैठक का आयोजन भी होगा। प्रधानमंत्री वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के हिस्से के रूप में फूड स्ट्रीट का उद्घाटन भी करने वाले हैं। इसमें क्षेत्रीय और पारंपरिक भारतीय व्यंजन पेश किए जाएंगे। इसमें 200 से अधिक शेफ हिस्सा लेंगे। मेगा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में श्री अन्न पर विशेष जोर रहेगा, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। ये वर्ल्ड फूड इंडिया का दूसरा संस्करण है। 2017 में इसके पहले संस्करण की सफलता के बाद इसका आयोजन इस बार किया जा रहा है। आप देख सकते हो प्रधानमंत्री लगातार अवलोकन करते हुए इस पूरे आयोजन का अलग अलग स्टॉल्स में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का स्वप्न मोटे अनाज को विश्व भर में प्रसिद्धि दिलाना है और भारत में भी श्री अन्न का ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो, इस पर प्रधानमंत्री का जोर है। और इस बड़े आयोजन का फोकस भी श्री अन्न यानी कि मोटा अनाज रहने वाला है। नीदरलैंड और जापान जैसे देश भी इस वृहद आयोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आज प्रधानमंत्री इस आयोजन में किसानों को पूंजी बीज भी वितरित करने वाले हैं। हम बता दें कि 25 देशों के प्रतिभागी, तकरीबन 1200 से करीब जो है प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। 2017 में इसका पहला संस्करण आयोजित हो चुका है। दूसरा संस्करण आयोजित हो रहा है उस भारत मंडपम में, जहां पर G20 की मेजबानी भारत ने सफलतापूर्वक की है। और प्रधानमंत्री की तस्वीरें सीधी आ रही हैं भारत मंडपम से। अन्य केंद्रीय मंत्री भी प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त मौजूद हैं और कुछ ही देर में बाकायदा इस आयोजन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों होने वाला है। और हम ये भी बता दें कि इस वृहद और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री रिबन काटते हुए और अधिकृत रूप से इस मेगा फूड इवेंट का उद्घाटन हो गया है। प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश करते हुए
हाँ तो बोल देंगे ना फिर। जहां इस मेगा फूड इवेंट में आपको फिर से लेकर चलेंगे और आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल चलते हैं खेल से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में खेलों और खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर बहुत गंभीर हैं। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खिलाड़ियों को सहयोग देना और अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना उनके व्यवहार का अंग है। प्रधानमंत्री मोदी किसी भी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन के बाद खिलाड़ियों से मिलना और उनका हौसला बढ़ाना नहीं भूलते। हाल ही में उन्होंने पैरा एशियन गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पैरा एथलीट्स से मुलाकात की। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं उस मुलाकात की खास तस्वीरों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। कोई वहां से जीत के आया, कोई वहां से सीख के आया। आप में से एक भी हार करके नहीं आया है। सिर्फ आंकड़ों का हिसाब नहीं है। हर देशवासी एक गर्व अनुभव कर रहा है, एक नया विश्वास देश के अंदर भर जाता है। आप सभी ने सिर्फ पिछले रिकॉर्ड ही तोड़े ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्र में तो आपने उस रिकॉर्ड को धराशायी कर दिया है। ये 111 सिर्फ 111 नहीं है, 140 करोड़ सपने हैं ये। जब एक दिव्यांग विजयी होकर के आता है ना, तो सिर्फ खेल नहीं, जीवन के हर क्षेत्र की वो प्रेरणा बन जाता है। जीवन के हर क्षेत्र के लिए वो एक इंस्पिरेशन बन जाता है। पहले ऐसा कहा जाता था कि खिलाड़ी सरकार के लिए है, लेकिन अब कहा जाता है कि सरकार पूरी की पूरी खिलाड़ियों के लिए है। जब पीएम सर हमसे मिलते हैं और मेडल्स के बाद या फिर नॉन मेडलिस्ट के साथ भी मिलते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलता है। ऐसा कोई पहले पीएम नहीं करता था, अब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने जो स्पीच दी उससे बहुत मोटिवेशन फील हुआ। हम या तो जीतते हैं या सीखते हैं, हम हारते नहीं हैं। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बात बोले हैं कि सरकार खिलाड़ी के लिए है, ना कि खिलाड़ी सरकार के लिए है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये चीज़ जब मैं देखता हूँ ना तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आता है, मोटिवेशन आता है कि नहीं आगे भी हम ऐसे और खेलें और अपने देश के लिए मेडल जीतें। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उनकी ही ये एक सोच है जो स्पोर्ट्स में जो